क्या हो गया? फेलियर ऑफ कंसीविंग विद इन 1 or 2 year ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, इन दैट केस इनफर्टिलिटी अकर। और इनफर्टिलिटी के अंदर होगा क्या? कोई भी रीजंस हो सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ रीजन, जैसे कि मेल पार्टनर के साथ में रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं। मेल पार्टनर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है यदि मैं बात करूं इनफर्टिलिटी के केस में, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। और आपको पता ही है ओलिगोस्पर्मिया मतलब क्या हो गया? स्पर्म काउंट का लेस होना। जैसे कि टेरेटोस्पर्मिया हो सकता है। टेरेटोस्पर्मिया का मतलब क्या हो गया? टेरेटोजूस्पर्मिया, हाँ, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो खराब हो सकती है। उसके बाद एस्थेनोजूस्पर्मिया हो सकता है। एस्थेनोजूस्पर्मिया, ये आपको पढ़ाया हुआ है एस्थेनोजूस्पर्मिया, है ना? मोटेलिटी या नेक्रोस्पर्मिया, है ना? और एजूस्पर्मिया हो सकता है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म हो सकता है ना? या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, कि काम का प्रेशर हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है उसका रीज़न। या फिर कोई भी ऐसे एनी अनएक्सप्लेन्ड रीज़न भी हो सकते हैं जिनके बारे में कुछ अपने को पता नहीं है। माइट भी पॉसिबल, जैसे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है। अभी पर्टिकुलर पर्सन है, उसके जो टेस्टीज है वो डिसेंड ही नहीं हो पाया क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में। एल्कोहलिज्म में भी आपके क्या कर सकता है? स्पर्म काउंट कम कर सकता है, स्पर्मोजेनेसिस डिफेक्ट कर सकता है, थायराइड डिसफंक्शन भी इस तरह की चीज़ें कर सकता है। यदि जैसे कि इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आपके कुछ इन्फेक्शन है, जैसे अपन बोलते हैं मम्स के बारे में, मैंने कल भी बात की थी मम्स के बारे में। पैराडाइटिस याद है? पैराडाइटिस जैसे बोला जाता है, पैराटाइड ग्लैंड्स को जनरली इफेक्ट करता है। तो ये अगेन क्या है? इसके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि मेल के अंदर ये टेस्टीज में मतलब डिफेक्ट लेके आ सकता है। तो उससे क्या होगा? वो पर्टिकुलर पर्सन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन इनफर्टाइल हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आते हैं। प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन तो इनके यही है कि वो पैराटाइड ग्लैंड्स को ही इन्फेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में ये कॉम्प्लिकेशंस में ये गोनाड्स तक जाके पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि फीमेल है ना, स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, जैसे कि एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज, अब आपको याद हो थोड़ा सा तो एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो एंटीबॉडीज़ भी फीमेल जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। इस केस में भी क्या होगा? स्पर्म जो होंगे वो पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे आईजीजी है, आईजीएम है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी आईजीए है, ये भी हैं जो सर्वाइकल म्यूकस में मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आपके इनफर्टिलिटी बनी रहे। कोई टेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है। एक और दिक्कत आ सकती है जो मेल से रिलेटेड हो, जैसे कि एडीएएम। एडीएम का मतलब होता है एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। एंड्रोजन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। सो इन एजिंग मेल मतलब क्या हो गया? ये बिल्कुल मीनोपोज जैसा ही हो गया। जैसे इन फीमेल के अंदर मीनोपोज होता है, उसी तरह से ये एजिंग डेफिशिएंसी, आई मीन से एजिंग मेल के अंदर एंड्रोजन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद होती है। फ्रक्टोज का कम होना भी एक रीज़न हो सकता है। और एक और रीज़न आपको अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, बेसेक्टोमी। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो मेल होता है, मेल पार्टनर के साथ में इनफर्टिलिटी शो होती है। नाउ हम लोग बात करते हैं फीमेल पार्टनर्स के साथ में। यदि अपन बात करेंगे इनफर्टिलिटी इन फीमेल के साथ में क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें फीमेल क्या हो? इनफर्टाइल हो जाए या रीजंस रह जाएं। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करूं, जैसे कि जीएनआरएच है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। अब यदि इसका ही सिक्रीशन क्या हो? लो हो, तो डेफिनेटली क्या होगा? ओवुलेशन नहीं आएगा, ओवरी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, ओवुलेशन भी लेस हो जाएगा, या नो ओवुलेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। और नो ओवुलेशन वाली कंडीशन आएगी तो इसे बोलेंगे एन ओवुलेशन। एन ओवुलेशन, इस केस में भी क्या होगा? फीमेल इनफर्टाइल होगी।
जैसे कि किसी तरह की डिफेक्टिव ग्रोथ हो सकती है यूट्रस के अंदर, या फिर फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होना, दैट इज व्हाट कॉल्ड ब्लॉक्ड इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉक होना जिसकी वजह से एग ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मिसकैरेज होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, या फिर आपको याद हो तो शायद पीआईडी होना, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो होना, साथ के साथ में वायरल या अपन बोलें वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिन्हें हम एसटीडीज़ के अंदर काउंट करते हैं, वो किसी तरह का प्रॉब्लम होना, या फिर ट्यूबेक्टोमी होना। तो वो फीमेल को क्या कर सकते हैं, इनफर्टाइल बना सकते हैं। इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पर्म होना, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पर्म। जैसे कि और भी क्या रीजन हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, ये भी शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो। एंडोमेट्रियोसिस मतलब होता है दैट इज व्हाट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूटेरस, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूटेरस। ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है। और इस सब चीज़ों के जैसे फिब्रॉइड होना, फिब्रॉइड पता है ना, फिब्रॉइड होना, यूट्रस में मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं, सो ये फिब्रॉइड होना, वो सब इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हम लोगों के पास में ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज होती है। नाउ पॉइंट इज दैट कि हमें इनको क्या करना है, अब क्या करना है, क्योर करना है। कि ठीक है इनफर्टिलिटी रह गई है लेकिन अपने को अब क्या करना है, ट्रीटमेंट लेना है। तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है, दैट इज व्हाट इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। सो हमारे पास में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स क्या हैं अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी के, या ऐसे कोई भी जो कपल हैं जिनको लाइक नहीं इस तरह की चीज़ें हो पा रही हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ के लिए हम क्या लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि वो पर्टिकुलर पर्सन जो हो इम्पोर्टेंस मतलब सेक्सुअली अराउज करने पर पीनस जो है इरिक्शन में नहीं आता है, तो उस केस में आप सिडेनफिल या वाइग्रा, जैसे आप जानते हो एक टैबलेट्स हैं वाइग्रा टैबलेट्स, उनमें जो केमिकल आता है सिडेनफिल आता है, तो सिडेनफिल को दोगे तो ऑब्वियस ही बात है इरिक्शन आएगा, तो वो परफॉर्म कर सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो इनफर्टिलिटी के केस में दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है क्योर हो सके। जनरली इनफर्टिलिटी को क्योर करने का जो तरीका है उसको हम एक ब्रॉड कैटेगरी में हम होल्ड करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड ART। ART मतलब होता है दैट इज व्हाट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो कि हेल्प करेगी कि मतलब किसी वजह से बेबीज हो, किसी वजह से फर्टिलिटी में आए, या हम सॉल्व कर सकें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को। इसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में ही हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है दैट इज व्हाट IVF। IVF आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे बड़ा कैटेगरी में, ब्रॉड कैटेगरी में आता है दैट इज व्हाट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा ही इसी से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, सेकंड और बता देता हूँ, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो मतलब होता है ग्लासवेयर्स मतलब हो गया लाइक टेस्ट ट्यूब के अंदर या आपके लेबोरेटरी में, खासकर लेबोरेटरी में। यदि लेबोरेटरी में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है बिल्कुल सेम सिमिलर कंडीशन में जो कि आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर या यूट्रस के अंदर बनती हैं, वही सेम pH होता है, वही सारी चीज़ें होती हैं, और उस जगह पे यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे बोलते हैं IVF। और इन विवो का मतलब होता है लाइक नॉर्मल कंडीशन में।
नॉर्मल इन द सेंस जो अपन बात करेंगे जैसे फीमेल है, फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रहा है, तो इसे बोलेंगे इन विवो। विवो मतलब सेम प्लेसेस, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। तो देर आईवीएफ के अंदर हम लोगों के पास में मतलब हम लोगों ने क्या करना है आईवीएफ में, जो फर्टिलाइजेशन होगा, आई मीन टू से फर्टिलाइजेशन दैट शुड बी, फर्टिलाइजेशन शुड बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, शुड बी आउटसाइड दी, क्या होगा, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, है ना, वो भी कहाँ, ग्लासवेयर्स में, लेबोरेटरी के अंदर। सो और उसके बाद जब आपने फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद वो जो एम्ब्रियो होगा, दैट एम्ब्रियो विल बी ट्रांसफर, या तो वो किसी मतलब सेम मदर के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, या फिर वो सेम मदर से ना होके सैरोगेट मदर के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड यू नो व्हाट सैरोगेट मदर के बारे में, रेंट ए बॉम्ब, जो बॉम्ब होता है उसको रेंट पर लेना, सैरोगेट मदर के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है आपको। तो हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स में जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर जैसे कि टेक्निक आती है, सबसे पहले देखो नाम से समझ आएगा, ZIFT। ZIFT का मतलब क्या हो गया, अपन ने जाइगोट बनाया, वी हैव फॉर्म व्हाट जाइगोट, बट जाइगोट बनाया कहाँ, इन विट्रस कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन में जाइगोट बनाया, एंड देन नाउ दिस जाइगोट टू ट्रांसफर, ठीक है, नाउ दिस जाइगोट इज ट्रांसफर्ड, जाइगोट बोल दो या एक अर्ली एम्ब्रियो बोल दो, जैसे जाइगोट बनाया या फिर अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि अप टू 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, उसको हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर किया, उसको हम लोगों ने ट्रांसफर कहाँ किया, हाँ, इन फैलोपियन ट्यूब, इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर किया। सो नाम से क्या समझ आएगा ZIFT का, जाइगोट, दैट इज व्हाट जेड। दूसरा क्या आ गया, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सो अपन का ये नाम पूरा आ गया, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या हुआ, जो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो है उसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया, किस में ट्रांसफर किया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये पहला एक तरीका है जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं। ओके दूसरा हमारे पास में सेकंड क्या तरीका है, दैट इज व्हाट कॉल्ड, दैट इज IUT। IUT में हमने क्या किया कि भाई देखो एम्ब्रियो 8 था, तब तक तो हम लोगों ने इसको फैलोपियन ट्यूब में क्या किया, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर जो है या सेल स्टेज जो है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज का जो एम्ब्रियो है, स्टेज एम्ब्रियो है, दैट इज ट्रांसफर्ड इन uterus. If it is transferred in uterus, now we will call it IUT. So can you please spell this IUT, what is it, intrauterine ट्रांसफर। सो एक हमारे पास दूसरा तरीका ये भी है कि इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं इफ दिस दिस एम्ब्रियो इज मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। कॉमनली हम लोग 32 सेल स्टेज का एम्ब्रियो लेते हैं, बट फिलहाल हम लोगों ने मोर देन 8 का मतलब ही कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। तीसरा हमारे पास तरीका होता है, दैट इज व्हाट ICSI। ICSI का मतलब हो गया, दैट इज व्हाट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि अपन ने क्या किया, ये एग है, ये एग सेल है, इस एग सेल में ही हम लोगों ने क्या कर दिया, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है या स्पर्म जो है वही अपन ने क्या कर दिया, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्टली फ्यूज़ करवाने के लिए। तो जैसे कि ये तो हो गया एग न्यूक्लियस, और ये हो गया आपके स्पर्म न्यूक्लियस,
और ये जो भी चीज़ हो रही है ये आपकी कहाँ हो रही है, एक पेट्री प्लेट के अंदर या एक डिस्क के अंदर। सो होगा क्या, इस तरह से डिस्क के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इस तरह से, तो इसे क्या बोलेंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, क्या होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इज इट क्लियर? तो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन द लेबोरेटरी। सो अगेन ये अगेन क्या है, एक इफेक्टिव वे है, एक इफेक्टिव वे है जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। गॉट इट? और ये इफेक्टिव भी है, वेरी इफेक्टिव भी है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है। अब इस केस में क्या होता है ना, जैसे कि स्पर्म जो है जैसे कि सपोजिट मेल के केस में ऐसा हो सकता है, मेल के केस में क्या है कि मेल के केस में ओलिगोस्पर्मिया चल रहा है, नहीं है उसके पास में उतने स्पर्म, तो अपन क्या करेंगे, उस उस जगह में अपन लोग क्या करेंगे, मेल से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करेंगे, नहीं फीमेल में नहीं, मेल में से हम लोग स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करने के हमारे पास में तरीके होते हैं। एनी आइडिया एक्सट्रैक्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं? क्योंकि ऐसे केस में क्या होगा, जैसे स्पर्म है उसका हमें काउंट कम मिल रहा है मेल के अंदर, तो हम ICSI भी कर सकते हैं। और ऐसा काफ़ी टाइम पहले 1992 के अंदर ये काम हो चुका है बेल्जियम के अंदर। हम लोग स्पर्म जैसे एक्स्ट्रा करने का तरीका क्या निकालते हैं, हमारे पास में क्या तरीका होता है, जैसे कि MESA एक तरीका होता है स्पर्म एक्सट्रैक्ट करने का, MESA, दैट इज व्हाट, एम मतलब हो गया माइक्रो सर्जिकल एपीडायडैमल, ठीक है, स्पर्म एस्पिरेशन। सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू दी एपीडायडमिस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मेल से स्पर्म निकालने का तरीका होता है, दैट इज व्हाट, TESE, टेसी। टेसी मतलब क्या हो गया, T4 टेस्टिक्यूलर, टेस्टिक्यूलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, स्पर्म एक्सट्रैक्शन। सो ये वेरी इफेक्टिव मेथड है, और हम लोगों ने मेल से क्या किया है, स्पर्म को एक्सट्रैक्ट किया है। टेसी मतलब स्पर्म एक्सट्रैक्शन, और मैसा MESA मतलब माइक्रोसर्जिकल एपिडायडैमल स्पर्म एस्पिरेशन मेथड। तो स्पर्म हम लोगों को इस तरह से क्या करना है, लाइक एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में माइक्रोपिपेट का यूज़ करना है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा भी है या बनाया भी है, दैट इज व्हाट, माइक्रोपिपेट का यूज़ करना है, जो कि स्टरलाइज होगी। उसके अंदर हम लोगों को स्पर्म, जो वाइबल स्पर्म है उसको रखना है, उसको डालना है, स्पर्मेटोजून होगा यानी कि सिंगल होगा। और उसके बाद में साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte के साइटोप्लाज्म में हमें क्या करना है, इसको इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। ये वेरी इफेक्टिव मेथड है, माइक्रो मैनिपुलेशन टेक्निक के अंदर आता है, सब जोनल इंसेमिनेशन भी कह सकते हैं इस चीज़ को। और फाइनली जाके एक तरह से, बट ये क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला जाता है। बाकी ये वेरी इफेक्टिव मेथड है, इसमें क्लियर कट पता होता है कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये कहलाता है ICSI। सो मैं तो क्या लिखने वाले हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन क्या होना चाहिए, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन शुड बी इन फीमेल बॉडी। अब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है ना, वो दो वे में हो सकता है, आइदर नेचुरल वे में हो सकता है, आइदर इन नेचुरल वे, और माइट बी आर्टिफिशियल वे में भी हो सकता है, आर्टिफिशियल वे। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वे में हो सकता है। सो फिलहाल हम लोग बात करते हैं जैसे कि इसके केसेस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं GIFT। JFT मतलब हो गया गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो है उसमें क्या हो सकता है, गैमीट का मतलब ओवम हो सकता है। सो ओवम जो है हम लोगों ने क्या किया है, ओवम दैट इज दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम सेम वुमेन, या तो उसी लेडी से और अनदर वुमेन से,
कोई दूसरी लेडी से हम लोगों ने क्या किया, कलेक्ट किया, एंड नाउ दिस कलेक्टेड ओवम को ट्रांसफ़र किया। कहाँ ट्रांसफ़र किया? इन इन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में हमने सेम वुमेन का, जैसे कि वुमेन का हमने ओवम ट्रांसफ़र किया है, उसका रीज़न हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब या फिर फिमरी जो है वो उतनी ज़्यादा स्वैप नहीं कर पा रही है, वो ओवम को स्वैप नहीं कर पा रही है, या किसी वजह का ब्लॉकेज है, कोई भी रीज़न एक्सवाइजेड रीज़न हो सकता है। या यदि दूसरी फीमेल यानी अनदर वुमेन से हम लोगों ने ओवम लिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो पुरानी जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। सो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, हमने सेम वुमेन या फिर अनदर वुमेन का ओवम जो है वो कलेक्ट किया। दैट मीन्स व्हाट, GIFT, दैट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो इसके अंदर हमने क्या किया, नॉर्मल फीमेल, ऐसा ये टेक्निक तभी पॉसिबल है जब किसी फीमेल के अंदर नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब इज कंपलसरी कि पेटेंट होनी चाहिए, उसमें कोई स्कैर्स नहीं होने चाहिए, कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यदि मेल फैक्टर भी एबनॉर्मल है तो हम लोगों को अगेन मतलब कुछ अमाउंट में स्पर्म भी हम प्लास्टिक कंटेनर या ट्यूब के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम वे में जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया, एग ट्रांसफ़र किया, इन द सेम वे हम उसके अंदर मतलब यदि मेल पार्टनर जो वो एक्टिवली क्या नहीं है, मेल पार्टनर एक्टिवली क्या नहीं है, इनफर्टिलिटी शो कर रहा हो, तो उस केस में हम मेल पार्टनर से भी स्पर्म को क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं यहाँ। तो स्पर्म इंजेक्शन जो है हमारे पास जो तरीका होता है स्पर्म इंजेक्शन का, स्पर्म इंजेक्शन मतलब बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर सकते हैं। स्पर्म इंजेक्शन का जो तरीका होता है फीमेल बॉडी के अंदर हमारे पास में ये होता है, दैट इज़ व्हाट, IUI मतलब क्या हो गया, दैट इज़ व्हाट, इंट्रा इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ओवम तो हम लोगों ने अगेन ओवम पहले हम लोगों ने कलेक्ट किया और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया। ऐसे ही IUI मतलब हो गया इंट्रा यूटेरिन स्पर्म इंजेक्शन, जो इंजेक्शन या फिर इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। तो हम लोग ये स्पर्म की इंजेक्शन भी कर सकते हैं। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब ये हो गया, गैमीट का फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र। और एक और टेक्निक आती है, दैट इज़ व्हाट, GIFT के अलावा एक और टेक्निक आती है जिसे बोलते हैं IAI भी सेम ही चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, IUI ही है AI, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इसका मतलब हो गया दैट इज़ व्हाट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर होता क्या है, हम लोग एक प्लास्टिक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम मतलब पूरे स्टेराइल प्लास्टिक ट्यूब होती है, उसके अंदर करीब 2 लाख to 5 लाख के आसपास मोटाइल स्पर्म होते हैं। एंड फाइनली जाके उसको इंसर्ट किया जाता है, लगभग ये 4 सेंटीमीटर के आसपास में लेप्रोस्कोपिक ट्यूब होती है। उसके बाद में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब तक, और जहाँ पर ये फाइनली जाके फर्टिलाइजेशन होता है। और ये सक्सेस रेट इसके कम है, लाइक 30-40% के आसपास सक्सेस रेट हैं इसके। बट इस तरह की चीज़ें इंसेमिनेशन के अंदर होती हैं। सो AI के अंदर होता क्या है, स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम दी, अपन हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में वेजाइना के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पर भी लो स्पर्म काउंट हो सपोजिट मेल पार्टनर के अंदर। उसके बाद में जो है स्पर्म को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, करीब 5 to 10 लाख के आसपास स्पर्म होते हैं, और आर्टिफिशियली एक फ्लेक्सिबल ट्यूब के थ्रू, जो कैथेटर ट्यूब होती है पॉलीथिलीन की बनी हो सकती है, उनको वेजाइना के अंदर हम लोग इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हम लोग जब भी स्पर्म को जब इंजेक्ट करवा रहे होते हैं, जैसे AI के थ्रू जब हम स्पर्म इंजेक्शन करवा रहे होते हैं, तो उसमें स्पर्म में याद होगा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। तो जनरली हम प्रोस्टाग्लैंडिन को रिमूव कर देते हैं। प्रोटीन्स होती हैं जो कि कोगुलेशन दिखाती हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। और फाइनली जाके फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो स्पर्म की होती है वो करीब कितनी होती है, 24 to 48 आवर्स तक की होती है। आई मीन से 2 days तक हो सकती है। और इस तरह के प्रोसीजर्स को हम लोग है ना
ये काफ़ी टाइम तक, जैसे कि सपोज एआई के केस में क्या हो सकता है कि जो लेडी है, जैसे कि वो लेडी फॉर एग्जांपल वो लेडी है, वो ओवुलेशन कर सकती है, आई मीन टू से उसमें दिक्कत नहीं है, उसके ओवुलेशन में दिक्कत नहीं है। और और दिक्कत किस में है? मेल के अंदर दिक्कत है। मेल क्या है? मेल इनफर्टाइल है, ठीक है, मेल इनफर्टाइल है। मतलब क्या हो गया? मेल इनफर्टाइल का मतलब क्या हो गया कि इम्पोटेंसी दिखा रहा है, एजोस्पर्मिया दिखा रहा है, ओलिगोस्पर्मिया दिखा रहा है, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया का केस है मेल के साथ में। तो हम लोग क्या है, स्पर्म को मेल से कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद में उस लेडी के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह का जो प्रोसीजर होता है वो करीब हम लोग 3 days तक लाइक रिपीटेटिवली इस काम को करते हैं। तो मेल से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में एक कैथेटर ट्यूब के अंदर उसको फिल किया जाता है। फिल करने के बाद में इसको उस लेडी के अंदर जो ओवुलेट कर सकती है, लेडी इसमें ध्यान रखना फर्टाइल है, इसमें जो लेडी होगी वो क्या होगी, फर्टाइल होगी, और उसके अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। तो इसे बोलेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन जीआईएफटी के अंदर क्या है केस में, ओवम भी आपको कलेक्ट करना है वुमेन से और स्पर्म भी आपको कलेक्ट करना है किसी मेल से, और दोनों को ही हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ताकि फाइनली जाके फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह की चीज़ें जो आपके सामने हैं। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर एक लेडी है, लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में आई, और ये करीब आई थी 25 जुलाई 25 जुलाई इन 1978। और जो डॉक्टर्स की टीम थी, वो डॉक्टर्स कौन कौन से थे? वो डॉक्टर थे स्टेपो, दैट इज स्टेप्टो, TOE, एंड दूसरे डॉक्टर थे रॉबर्ट एडवर्ड। ये दोनों जो डॉक्टर थे, इनने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर लुइस जॉय ब्राउन को मतलब डेवलप किया था टेस्ट ट्यूब के अंदर। और इस इनके जो पेरेंट्स थे ना, उनके अंदर ये दिक्कत थी कि जो फैलोपियन ट्यूब थी ना, वो क्या थी, स्कार्ड थी। फैलोपियन ट्यूब से एग रिलीज तो हो रहा था लेकिन यूटरस में नहीं आ पा रहा था। तो ये कुछ रीजंस रहे, और फाइनली जाके 1978 के अंदर लुइस जॉय ब्राउन जो है वो आए। उसके बाद इंग्लैंड के बाद में सेकंड, यदि मैं एशिया के अंदर बात करूं तो इंडिया के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप हुई इंडिया के अंदर। इन इंडिया के अंदर हम लोग नाम जो सुनते हैं वो कनुप्रिया अग्रवाल भी है, दैट इज व्हाट, KANUPRYA, कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल जो है उसी का दूसरा नाम आपके दुर्गा भी है। सो ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ गया होगा कि दुर्गा जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो 25 जुलाई 1978 के अंदर तो इंग्लैंड में हुआ था, और जस्ट उसके आफ्टर 67 डेज में इंडिया के अंदर कनुप्रिया अग्रवाल दुर्गा जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में सामने आई। और इनको टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में लाने वाला जो था वो डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। जो एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग जनरली जैसे कि फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बार बॉडी को काउंट करके भी पता लगाया जा सकता है। आपको याद होगा बार बॉडी के बारे में, जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन के रूप में एक एक बार बॉडी या ड्रम स्टिक के रूप में पड़ा होता है, तो उसे बार बॉडी बोलते हैं। तो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, और इसमें क्रोमोसोम पैटर्न को देखा जा सकता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज के अंदर होता है। जनरली हम लोग ये जब ये करते हैं करीब 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर, हम लोग ये काम करते हैं। और इसका जो रीज़न है, मेन जो रीज़न है क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो उस बच्चे के अंदर,
उसका पता लगाने के लिए क्या आ सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और हमें पहले ही पता चल जाए कि इसका क्यूरिंग है या नहीं है, प्रॉब्लम आने वाले कितनी आएगी, जैसे कि डेफिशिएंसी प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है। यदि आपको पेडिग्री एनालिसिस पता हो तो उसमें सिकल सेल एनीमिया के केसेस हो सकते हैं कि भाई कितने % बच्चों के अंदर सिकल सेल एनीमिया होगा, किसी के अंदर नहीं भी होगा। फिनाइलकीटोयूरिया का पेशेंट हो सकता है, तो हम पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता लगा सकते हैं। तो हमें बिफोर एंड पेडिग्री एनालिसिस के पहले ही हम लोगों को उस जाइगोट या एम्ब्रियो के अंदर ये पता लगाना है कि वाकई में उस बच्चे के अंदर दिक्कत है या नहीं है, तो हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर उसको पता लगा सकते हैं। और तीसरा जैसे होता है कि डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ सेक्स, कि भाई मेल है या फीमेल है, और वो हम लोग किस तरीके से पता लगाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड बार बॉडीज के बेस पे पता लगाते हैं। बार बॉडीज है, क्रोमोसोमल पैटर्न है, उसके बेस पे पता लगा सकते हैं। लेकिन फाइनली जाके इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, स्टेचुरी बैन लगाया हुआ है, इस पर बैन लगाया हुआ है, एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगाया हुआ है फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये ऑब्वियस सी बात है, लीगली चेक किया गया है कि क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स होती हैं, मतलब फीमेल जो होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं वो मारी जाती हैं, और स्टेचुरी बैन लगाया गया है इन इंडिया इस चीज़ को देखते हुए। इज दैट क्लियर? सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है MTP। MTP क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज व्हाट कॉल्ड MTP। MTP हम यदि देखें तो रिलेटिवली सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट इज़ सेफ। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, रिस्की हो सकती है। इसमें मदर की डेथ हो सकती है, फीटर की तो डेथ होगी बट मदर की भी डेथ हो सकती है, रिस्क है ये। एक्चुअली प्रोसीजर के बारे में डेफिनेशन की बात करें तो इंटेंशनल और वॉलेंट्री, इंटेंशनल और अपन बात करें वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, MTP, इंटेंशनली या फिर वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड वी कॉल्ड इट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें करीब मान लो 40 to 50 मिलियन MTPs आर एक्चुअली परफॉर्म्ड हो जाती है, जो कि करीब टोटल कंसीविंग का 1/5 है, 1/5 ऑफ टोटल कंसीविंग। टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 जो है अकेला, वो आपके MTP के अंदर चला जाता है एक साल के अंदर, इन ए ईयर। सो इस तरह से इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब MTP पर बैन लगा रखा है। MTP जो है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको लीगलाइज कर दिया है 1971 के अंदर, एक स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा के, टू अवॉइड मिसयूज, टू अवॉइड मिसयूज। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो किस किस केस में, किसी वैलिड रीजन के केस में हम लोग करवाया जा सकती है। जैसे कि कुछ रीजंस हैं वाई दी MTP आर परफॉर्म इन इंडिया, या रीजन भी क्यों परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि सपोजेड कंट्रासेप्शन फेलियर, द रीजंस आर परफॉर्म फॉर MTPs लाइक, तो क्या आ सकता है, कंट्रासेप्शन फेलियर। दूसरा रीजन हो सकता है प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। एंड थर्ड देखो जेनेटिक प्रॉब्लम,
यदि आपको पता लग जाए कि जो बेबी है जो प्रोडक्शन में आने वाला है या आने वाला है, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम इन फीटस। सो इस तरह से कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसमें एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। अब 1971 के अंदर तो ये बैन लगाया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एक्ट लगा है, एक अमेंडमेंट एक्ट और होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दैट इज व्हाट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं। अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट जो आया था 2017 के अंदर आया। इसमें ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके इंसिडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए, लीगल अबॉर्शंस को रिड्यूस करने के लिए ये एक्ट लगाया गया। और उस एक्ट के अंदर ये है कि यदि फर्स्ट प्रेगनेंसी, आई मीन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है, प्रेगनेंसी है, तो वो किया जा सकता है इजीली। और उसके लिए आपको ओनली वन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के कंसेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन यदि सेकंड ट्राइमेस्टर में यदि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत होगी, उनके कंसेंट की ज़रूरत होगी और वैलिड रीजन की ज़रूरत होगी। वैलिड रीजन में क्या हो सकता है कि मदर को प्रॉब्लम होगी या फीटस को प्रॉब्लम होगी, फीटल डिफेक्टिव है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आई मीन टू से कोर्ट से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी।